जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आपके सामने टॉपिक दिख रहा होगा चित्र संयोजन के मुख्य सिद्धांत। 8 सिद्धांत भी आपके सामने दिख रहे होंगे। पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता, लय और एकता। जो भी मित्र पुराने हैं इस चैनल पे, उन्होंने इसके पहले को वीडियो को देखा होगा और इसके पूरे व्याख्या को समझा होगा। पुनरावृत्ति, सामंजस्य इत्यादि जो भी 8 सिद्धांत हैं उन सभी को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और समझे होंगे। लेकिन जो मित्र अभी चैनल पे नए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को देख लेंगे। 2 ही वीडियो हैं, दोनों वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी मित्र पुराने वीडियो को देखे हैं उनको हम रिकॉल करने के लिए 8 टॉपिक को, 8 सिद्धांत को एक बार रिवाइज कर देते हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ है कि चीज़ें जो बार बार हमारे सामने आती हैं वो हमको याद हो जाती हैं, एक तरीके से हमारे दिमाग में कंठस्थ हो जाती हैं। चाहे वो दृश्य हो, चाहे सुन के हो, मतलब कि चाहे चित्र हो, चाहे वो हम लोग बातों को कोई सुनते हैं तो वो बातें हमारे दिमाग में कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। चित्रकार इन्हीं बातों को सहारा लेकर के कोई छवि बनाता है, वो हमको ज़्यादा सुंदर प्रतीत होती है। दूसरा आपके सामने दिख रहा होगा सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ होता है कि दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो मुद्दों के बीच में समझौता हो, उसे ही सामंजस्य कहते हैं। थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करें, दोनों साथ साथ चले, वो सामंजस्य होता है। विरोध का मतलब एक तीर घाट दूसरा मीर घाट, एक जमीन दूसरा आसमान, दोनों को एक साथ एक चित्र में लाकर पटक दिया जाए, वो विरोध कहलाएगा। आग और पानी एक साथ रख दिया जाए तो वो विरोध कहलाएगा। अनुपात का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु बड़ी न हो, कोई भी वस्तु बहुत छोटी न हो, जिससे कि वो भद्दी न लगे, उसे अनुपात कहते हैं। इसी के संदर्भ में यूनानियों ने एक सिद्धांत दिया है जिसे स्वर्णिम अनुपात भी कहते हैं। 3:5:8 का अनुपात उन्होंने दिया था। इसी के साथ अगला टॉपिक आता है आपका संतुलन। संतुलन का अर्थ होता है कि चित्र में ऐसा न हो कि कहीं भी एक किनारे पे पूरा चित्र बन जाए और पूरा अन्य जगहों पे खालीपन महसूस हो। वो संतुलन रहे कि बीच में ही रहे, चारों ओर चित्र फैला हुआ रहे, कहीं पे खालीपन, कहीं पे चित्र में भार न महसूस हो कि कहीं पे एक किनारे भार है, एक किनारे पे हल्कापन है। प्रभाविता का अर्थ है कि आप देख रहे होंगे इस मतलब कि स्लाइड में देख रहे होंगे आप, 2 चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। इधर जो राइट साइड में हरा कॉलम टाइप बना है वो, जिसमें हम वो पढ़ रहे हैं पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता, लय, एकता। दूसरी बात आपके सामने जो दिख रहा है चित्र संयोजन के मुख्य सिद्धांत, इन दोनों पे सबसे पहले नजर आपकी जा रही है। इन दोनों में भी जो लाल रंग से लिखा हुआ है चित्र संयोजन के मुख्य सिद्धांत, वो सबसे पहले नजर उसी पे जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रभाविता के नियमों का पालन करके ये लिखा गया है कि दर्शक सबसे पहले किस चीज को देखे उसी को प्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता का अर्थ होता है सबसे ज्यादा प्रभाव में कौन है, पूरे चित्र में, पूरे टॉपिक पे सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है, वो प्रभाविता के नियम में आता है। लय का अर्थ है लगातार, जैसे कि हम लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मतलब उसमें कंटिन्यूटी बनी हो और एक सुनियोजित तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि बेढंगा हो, वो लय कहलाता है। वो रिदम, उसे अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया जाता है। अंत में आपको एक शब्द दिख रहा होगा एकता। एकता के जगह पे हम लोग सहयोग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ ये है कि कई चित्र हैं, कई मुद्दे हैं, उनको एक ही फ्रेम में ला करके रख दिया जाए और वो सभी एक दूसरे से अलग न दिखें, एक दूसरे में घुल मिल जाए, उसे ही एकता के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ तक आ गए हैं तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं। आप सभी को पता होगा कि देखिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो सब्सक्राइबर उसी शर्त पे बढ़ेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा कि आप अपने मित्रों को बताएंगे
कि भाई चैनल पे मतलब कि टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी होती है, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की भी तैयारी होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी बात यह है कि जो भी आप देख रहे हैं वीडियो उसको लाइक कर दीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि जो वीडियो ज़्यादा लाइक होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ठीक, ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। चलिए, ये तो बात हो गई अपने प्रचार प्रसार की। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने मुद्दे पे। अपना मुद्दा है आज का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अपने पास लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करेंगे आज और आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम लोग पहुंचते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा। एक पेन ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा। चलिए, हाँ, तो पहला प्रश्न कह रहा है कला में संतुलन है। संतुलन हम लोगों ने देखा है, संतुलन क्या होता है कि एक फ्रेम में चित्र कहीं पे एकत्रित न हो या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा। जैसे ये एक फ्रेम है तो चित्र यहीं पे न बने हो, चित्र में सभी जगहों पे चित्र बने हो, फ्रेम के अंदर चित्र का बिखराव हो, कहीं पे भारीपन कहीं पे खालीपन ना हो, तो एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, संपूर्ण भाव जो कृति का परिलक्षित होती है, कृति में परिलक्षित होती है, तो भाव से तात्पर्य नहीं है संतुलन का। संतुलन का तात्पर्य भाव से नहीं है। एक मिनट, कलम क्यों नहीं चले। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, मशीन है खराब हो जाती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है। भाव से तात्पर्य संतुलन का नहीं है, ये गलत है। गति का तात्पर्य लय से होता है, इसलिए ये भी गलत है। संतुलन पूछा है ना, तो लय से तात्पर्य थोड़ी नहीं, गति से तात्पर्य लय का होता है। स्थायित्व से संतुलन का कोई अर्थ नहीं होता है। कृति में स्थान, हमने कहा ना एक स्थान पे न हो बल्कि उचित स्थान पे हो और चित्र में संपूर्ण जगह फैला हुआ हो, फ्रेम में पूरा चित्र, तो स्थान का ज्यादा महत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए। चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है यांत्रिक केंद्र के समीप। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इस चित्र में, इस फ्रेम में देखा, चित्र कहाँ पे होना चाहिए, या तो सेंटर में या तो सेंटर से इर्द गिर्द होना चाहिए। तो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, यांत्रिक केंद्र के समीप। तो यांत्रिक केंद्र के समीप ही तो हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक केंद्र पे जरूरी नहीं है केंद्र पर ही हो, कोनों पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ से कोई मतलब नहीं है। यांत्रिक केंद्र के निकट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि केंद्र पर ही हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, चित्र में भार से तात्पर्य है। अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रेम में कोई चित्र कहीं पर भी हो तो उसका भार अगर एक जगह पे है तो एक तरफ ज्यादा भार प्रकट होगा, दूसरी तरफ अगर खाली है तो हल्कापन प्रतीत होगा। तो कह रहा है चित्र में भार से तात्पर्य पेपर को वजन करके किया जाएगा क्या, ऐसा तो है नहीं। फ्रेम का भार बिल्कुल नहीं। दृष्टिगत भार, दृष्टिगत भार का अर्थ होता है कि कहीं पे एक किनारे पे ज्यादा भार ना हो, सेंटर पे हो, सेंटर के आसपास हो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दृष्टिगत भार। चित्र के भार और फ्रेम के भार से कोई मतलब नहीं है। भार का संबंध पूछ रहा है किससे है, तो भार का संबंध
भार का संबंध कह रहा है, भार का संबंध प्रमाण से नहीं है, संतुलन से है। हम लोगों ने यहाँ पे इतने 3 प्रश्न को देखे, तीनों प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा, संतुलन से संबंधित था। तो यहाँ पे भार का संबंध किससे है, संतुलन से है, कहीं एक जगह पे ना हो, दूसरी जगह पे ना हो, वो केंद्र के आसपास हो। 4 प्रश्न हो गए, 5वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि दृश्य लघुता का संबंध है। दृष्ट लघुता का संबंध प्रकाश से नहीं है। दृष्ट लघुता किसे कहते हैं, कोई चित्र बड़ा हो, उसके निकट में कोई चित्र छोटा हो, तो क्या समझ में आता है कि ये चित्र नजदीक है, बल्कि और जो चित्र छोटे हैं वो आपका दूर प्रकट होते हैं। तो ये एक मिलाकर के परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। परिप्रेक्ष्य से संबंध आप लोग कह सकते हैं कि त्रिआयामी होता है। 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रयोग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही कोई चित्र लघु प्रकट होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसकी व्याख्या लिखा हुआ है, रेखी परिप्रेक्ष्य, वायवीय परिप्रेक्ष्य इसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। द्विआयामी कला क्या है। द्विआयामी का अर्थ होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, ऊंचाई न हो। चित्रकला में ही लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। जबकि स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण इत्यादि जो भी निर्माण होते हैं उनमें 3 आयाम होता है। मूर्ति में भी 3 आयाम होता है। पात्र मतलब बर्तन में भी 3 आयाम होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है अमूर्त कला क्या है। अमूर्त कला का अर्थ होता है जिसमें कोई रूप न हो, उसे हम मतलब कि छू न सके, देख न सके, उसका कोई रूप ही ना हो। तो चलिए कह रहा है कि कला की प्रतिछाया, तो इस कला की प्रतिछाया से अमूर्तता का कोई संबंध नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। प्रकृति की प्रतिलिपि, प्रकृति की कोई प्रतिलिपि बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो वो तो मूर्त हो गया, अमूर्त कहाँ से हुआ। बी भी गलत है। सी में कह रहा है अरूपवादी। अरूपवादी का मतलब जिसमें रूप ही न हो, जिसमें रूप न हो वही तो अमूर्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। कला की जब सी सही हो गया तो फिर डी का कोई मतलब ही नहीं है। कला की प्रस्तुति भी मूर्तवादी होती है, अमूर्तवादी नहीं होती, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर पहुंच रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यूनान वासियों को ग्रीक वासी भी कहते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, यूनान के वासियों ने दिया था। उन्होंने बताया था कि 3:5:8 का अनुपात होना चाहिए लंबाई चौड़ाई और फ्रेम का, या एक अनुपात उन्होंने और दिया था 5:8:13 का। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान या ग्रीक। अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर का, चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को क्या कहा जाता है। हम लोगों ने अभी आज ही देखा है दूसरे स्लाइड में, मैंने कहा लाल रंग का इसमें है और इसमें नीला रंग, तो आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ पे पड़ रही है, वहाँ छोड़िए, अभी इसी स्लाइड में देखिए हम जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे आपकी नज़र पड़ जा रही है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे कलर से लिख रहे हैं कि जो इस चित्र से भिन्न है, आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है उससे भिन्न है, आपकी नज़र तुरंत वहाँ पे पहुँच जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम लोग प्रभाव डाल रहे हैं, तो यहाँ से प्रभाविता के कारण ही आकर्षण बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बहुत सरल सरल प्रश्न है, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो सही इसका जवाब करके चले जाएंगे। 10 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है 2D, द्विआयाम का अर्थ होता है 2D। द्विआयाम तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, परिप्रेक्ष्य।
हम लोगों ने इसके पहले प्रश्नों में देखा था परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होता है। 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए परिप्रेक्ष्य सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 11, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 11 में चल रहे हैं ऑप्शन आ जा रहा है मुंह में। चलिए, संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है। हम लोगों ने 8 तत्वों को देखा। एकता भी था, संतुलन भी था, सामंजस्य भी था, लेकिन हम लोगों ने 8 सिद्धांतों में कहीं पर भी अंतराल शब्द का प्रयोग नहीं देखा। अंतराल को हम लोगों ने देखा था मतलब कि चित्रकला के मूल तत्वों में हमने देखा था अंतराल को। चित्रकला के मूल तत्व अलग हैं और सिद्धांत अलग हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है नहीं है, अंतराल नहीं है, बाकी सभी तत्व हैं। लय, लय क्या है? लय व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो पुनरावृत्ति होती है। शक्ति का अलग निर्धारण है, ऊर्जा का अलग संबंध है, सम्मिति का। लय का अर्थ होता है सम्मिति। प्रश्न संख्या 13 की ओर चल रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संयोजन का सिद्धांत क्या नहीं है? संयोजन के सिद्धांत में सहयोग आता है। सहयोग होगा तभी सिद्धांत मतलब संयोजन होगा। सामंजस्य भी हम लोगों ने देखा, प्रमाण भी देखा, लेकिन रूप शब्द का कहीं भी हम लोगों ने प्रयोग नहीं देखा संयोजन के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य वही 2D 3D, ठीक है। जहां परिप्रेक्ष्य शब्द आ जाए वहां पे आप लोग तुरंत 2D से 3D में कन्वर्ट दिमाग में ला लीजिए। परिप्रेक्ष्य शब्द पढ़िए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार 2D से 3D के बारे में बात कर रहा है, भले आगे कुछ भी कह रहा हो। पूरा प्रश्न तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन परिप्रेक्ष्य शब्द आ जाए दिमाग में तो ये बात तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पे बात किया जा रहा है 2D से 3D के संबंध में कुछ होगा। चलिए, कह रहा है परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं। घन का अर्थ होता है 3D में। तो 3D में हम लोग देखते हैं घन में, घन का चित्र किस तरीके से होता है। जब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से क्यूब को बनाते हैं। आपके सामने कितने तल दिखाई दे रहे हैं? 1, इधर 2, इधर 3, 3 ही तल दिखाई दे रहे हैं। परिप्रेक्ष्य में कितने पक्ष दिखाई देते हैं? 6 नहीं दिखाई देते, 5 नहीं दिखाई देते हैं, तो सिर्फ 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है प्रमाण को अन्य रूप में भी जाना जाता है। प्रमाण को अन्य किस रूप में जाना जाता है? संबद्धता के सिद्धांत में प्रमाण को जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। 2D धरातल पर 3D, फिर वही 2D से 3D कन्वर्जन। तो शब्द कहाँ दिमाग में आएगा? कौन सा शब्द? परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य शब्द किस में है? बी में। बी सही हो जाएगा खट से। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है। किस सिद्धांत के द्वारा संभव है? हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि स्वर्णिम सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजिता का सिद्धांत, जो कि यूनान के वासियों या ग्रीक के वासियों ने दिया। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पहुंचते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। अठारह नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? जब कोई चित्र मतलब कई
सामग्री को चिपका के बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाज। आप लोग अपने मोबाइल में देखते होंगे, दो तीन चित्रों को सिलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाता है कोलाज का, तो कई चित्रों को एक साथ कंबाइन करना कोलाज ही कहलाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? परिप्रेक्ष्य में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकार के होते हैं परिप्रेक्ष्य, इसमें विवाद है। 1 और 4 दोनों माना गया है, 2 और 3। जब जिसमें विवाद है उसको हम क्यों देखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 20। यथार्थवादी। यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के मध्य में बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? 3D। यहाँ पे छाया आ जाए वहां पे 3 डायमेंशन दिखने ही लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बाकी व्याख्या जिसको देखना हो देख लेगा, कुछ है नहीं व्याख्या में। प्रवाह का अर्थ है, हमने कहा ना इसके कंटिन्यूटी हो उसे गति में आता है, वो गति में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। संयोजन का सिद्धांत है। संयोजन का सिद्धांत में रंग, अंतराल और रेखा तीनों शब्द कहीं नहीं आए थे, प्रभाविता शब्द आया था। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे, चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं? अंतराल। वो चित्र दृश्य कला के मूल तत्वों हम लोगों ने देखा था, अंतराल भी था उसमें। सब प्रभाविता को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग पढ़ते समय हाइलाइटर का उपयोग करते हैं। देखिए हम आपके सामने हाइलाइटर का उपयोग कर रहे हैं, ये हाइलाइटर है। एक मिनट रुकिए, तो बढ़िया हाइलाइटर लेते हैं। चलिए यही हाइलाइटर, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी नज़र सबसे पहले पड़ेगी, आप भी हाइलाइटर उपयोग कर रहे हो, करते होंगे, इसी तरीके से उपयोग करते होंगे ना। ये प्रभाविता के नियम के कारण ही आपको सबसे पहले दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या आपका होगा 24। धरातल की बुनावट को क्या कहते हैं? इससे पहले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, धरातल का संबंध पोत से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने पुराने वीडियो को देखा होगा उनको बड़ी आसानी हो रही होगी, क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो अब ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। बाकी जो नए हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी वो पढ़े नहीं हैं, तो उन सभी से अनुरोध है कि वो जाके एक बार पूरा वीडियो देख लें, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा हुआ रहता है? भार का संबंध हम लोगों ने देखा था किससे है? संतुलन से है। ये फ्रेम है, फ्रेम में अगर एक ही जगह पे चित्र बना है तो जहाँ पे चित्र बना वहाँ भार समझ में आएगा, जहाँ पे नहीं बना वहाँ पे खालीपन समझ में आएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 3D का प्रश्न है, त्रिआयामी चित्रण में होता है, लंबाई चौड़ाई तो 2D में होता है, लंबाई चौड़ाई गहराई 3 डायमेंशन होगा, तो अपने आप यही सही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग क्या कहलाता है? हमने कहा ना कि सूर्य के साथ
पानी मतलब सूर्य के साथ बरसात, और आकाश के साथ पृथ्वी, मोटू पतलू ये सभी विरोधाभास के आते हैं ना। वो चैनल मतलब वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मोटू पतलू आता था, एक सीरीज आती थी, अब पता नहीं आता है कि नहीं, लखा रहता उसमें। सी ऑप्शन सही होगा, विरोधाभास। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, कला के औपचारिक संतुलन में समान भार केंद्र से कहाँ पे होता है? पहली बात तो बराबर दूरी पे होगा, ए सही है। असमान दूरी पे नहीं, जब बराबर दूरी होगा तो असमान कहाँ से होगा भाई? तो बी गलत है, ए सही है। ए सही है, बी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 29 नंबर प्रश्न, शांत भावाभिव्यक्ति के लिए, यहाँ पे शांत भाव हो उसके लिए कह रहा है, किस तरह की का संयोजन होना चाहिए? लंबवत में तो शक्ति का प्रदर्शन होता है, विकर्ण में उलझन का, क्षैतिज में शांति का। 30 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न पिछले चैप्टर का है, इसमें आ गया है, देख लीजिए। जो पिछले साल वो मतलब पिछले वीडियो को पढ़ा होगा उसको सरल लग रहा होगा। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चित्र में एक रसता समाप्त करना किसका कार्य है? एक रास्ता को समाप्त करने के लिए कुछ तो स्पेशल होगा भाई, जब स्पेशल होगा तो वो प्रभावी होगा, प्रभाविता का नियम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलना। दृष्टि के कोण के कारण आकारों में छोटापन आ जाता है, इसके कारण हम लोगों ने देखा था, पहला या दूसरा प्रश्न था ये, स्थिति से संबंधित। स्थितिजन्य लघुता, छोटापन बड़ापन आ जाता है, ए नंबर सही जवाब होगा। और 30 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि पर चित्रित करना चाहिए। पृष्ठभूमि से मतलब नहीं है, पृष्ठभूमि से मतलब नहीं, उसी को अलंकृत करना होगा। पृष्ठभूमि से क्या मतलब है? गलत हो जाएगा, ए। कथन मतलब कारण आर क्या कह रहा है, क्योंकि अलंकृत स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। बात तो सही है कि अलंकृत स्थान का आकर्षण ज्यादा होता है रिक्त स्थान की तुलना में, हमारी आंखें सबसे पहले वहीं जाके टिकती हैं। बी नंबर इसका सही होगा, क्योंकि एक असत्य और आर सत्य है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने आया है, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं आता है? अंतराल नहीं आता है, ये तो दोबारा आ गया यही प्रश्न। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी तीनों आते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, रूपप्रद कला क्या है? रूपप्रद कला में संगीत का कोई रूप होता है क्या? नहीं। साहित्य का कोई रूप होता है? नहीं। लेकिन चित्र में तो रूप होता है, यहां से तो सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी बता भी रहा है, रूपप्रद कला चित्रकला है। अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, अदृष्टीय बिंदु का संबंध किससे है? अदृष्टीय बिंदु का संबंध आंख और क्षैतिज रेखा दोनों से है। 36 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। रंग संयोजन सॉरी रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये याद करना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एफ ए टायलर,
F.A. टॉयलर ने रंग सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इसको हम लोग याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं। रंग रंग है तो F.A. टॉयलर, टॉयलर को टॉयलेट से संबंधित करेंगे, तो इसी तरीके से कर सकते हैं कि रंग सिद्धांत। कुछ अपना याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है। रूपप्रद का मतलब होगा रूप है, लेकिन जिसमें रूप न हो वही होगा। तो संगीत में कौन सा रूप होता है भाई? संगीत तो रूपहीन होता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने देखा था 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेखीय, दूसरा होता है वायवीय, है ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए 2 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे 2-3 दिखा रहा है, लेकिन 2 ही होता है। कहाँ गया? दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो कोई बात ही नहीं, जाने दीजिए। कह रहा हूँ तो भरोसा मान लीजिए। कहाँ गया? परिप्रेक्ष्य के 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, कर्ण विभाजन का नियम क्या है। कर्ण विभाजन का नियम अनुपात का है। लिखा नहीं रहता 3:5:5:8 या 5:8:13, तो अनुपात ही तो बताता है उसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहा है। 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने चित्रभूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया। इन्होंने समविभक्ति का प्रयोग किया था। समविभक्ति ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 41 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि कला समालोचन के 4 चरणों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले वर्णन किया जाता है, फिर विश्लेषण, फिर व्याख्या, अंत में निर्णय किया जाता है। आलोचना के लिए आलोचना तभी होगा ना जब उसका वर्णन किया जाएगा, वर्णन के बाद विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण के बाद उसकी व्याख्या की जाएगी, और व्याख्या के बाद में अंत में निर्णय लिया जाता है। देखिए निर्णय अंत में लिखा है, सब में निर्णय अंत में लिखा है कि लोग चक्कर में पड़ जाए, लेकिन आप लोग बुद्धिमान हैं, ए में टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। अब 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कहाँ कह रहा है, हाँ आप कहेगा, दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक होता है। संगीत का दृश्य कला से क्या मतलब है? प्रकाश से क्या मतलब है भाई? चित्रकला को स्टेज पे कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा? संतुलन, संतुलन बना रहना चाहिए, बिना संतुलन के सब बेकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, वही बिन संतुलन बिन सोन। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। मानव आकृति के बिना क्या चित्र नहीं बन पाएगा क्या? मानव आकृति कहाँ से जरूरी हो जाएगा? अब महंगा रंग रहेगा तभी चित्र बनेगा, ऐसा तो है नहीं। जिसके पास पैसा कम है वो सस्ता रंग लेके भी बढ़िया चित्र बना रहा है। अच्छा कागज, अच्छा कागज और खराब कागज, खराब कागज में चित्र नहीं बनेगा। भले ही
क्या नाम है कि चित्र कम सही बने, लेकिन बनेगा तो चित्र। संयोजन के बिना तो चित्र नहीं बन पाएगा भाई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वस्तु निरपेक्ष अमूर्त, अमूर्त शब्द आ गया है, अमूर्त चित्रण में इसका महत्व सर्वोपरि है। अमूर्त चित्रण में जब कोई दिख ही नहीं रहा है तो रंग उसमें कहाँ लगाएंगे, रंग तो होगा नहीं न, रंग काट दिए। जब उसका रूप ही नहीं है तो रूप का क्या मतलब है, रूप नहीं है तो रेखा का क्या मतलब, एक ही बचता है, वही सही होगा, संयोजन। चलिए अब आता है अगला प्रश्न, कौन सा है, 45 नंबर। एक रास्ता को समाप्त कर, एक रास्ता कैसे समाप्त होगा, प्रभाविता के द्वारा। पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक रास्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है, सभी को जवाब पता होगा। डी नंबर इसका सही जवाब है, प्रभाविता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है। संयोजन के लिए वस्तु अच्छा जरूरी नहीं है, तार फ्रेम से कोई मतलब नहीं, संतुलन आवश्यक है। देखिए इधर लिखा हुआ है, इधर खाली है, तो इधर हल्कापन महसूस होगा, इधर भारीपन महसूस होगा। आपको लेफ्ट साइड में भारीपन महसूस होगा, जबकि राइट साइड में हल्का खालीपन महसूस होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपके सामने है। संयोजन के सिद्धांत हैं, रेखा रूप सिद्धांत में कहां से आ जाएगा, तो रेखा रूप तो नहीं होगा, फिर से यहाँ पे रेखा आ गया, नहीं होगा, अंतराल आ गया, नहीं होगा, बी बचा, वही सही होगा। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं वाले से भी हाँ वाला जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है संयोजन किसकी व्यवस्था है। संयोजन प्राकृतिक वस्तुओं की व्यवस्था होती है क्या, नहीं। कला के तकनीक और सिद्धांत की, नहीं। कलाकृति के पार तत्वों की, ऐसा भी नहीं। लेकिन संयोजन कलाकृति के अंदर तत्वों का व्यवस्था किया जाता है, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देता है, क्या महत्व देता है। दृष्टि प्रभाव को सबसे पहले प्रभाविता महत्व देती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। एकता से दृष्टि प्रभाव का क्या मतलब, अंतराल तो है ही नहीं, अंकन तो है ही नहीं, इसलिए बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब पहुंचते हैं 50 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है, रेखीय परिप्रेक्ष्य। दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य होते हैं, रेखीय वायवी, तो ये रेखीय परिप्रेक्ष्य में आता है। अब पहुंचते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व क्या है, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में किसका महत्व है। दूरी निकटता का, 2D 3D में यही होता है ना। प्रकाश और रंग का, विलीयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का, तीनों का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या ऊपर से नीचे, तीनों होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा होता है। दृष्टिगत भार का संबंध संतुलन से होता है, भार शब्द आ जाए संतुलन तुरंत खट से लगा देना, ठीक।
55 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है आलेखन समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है। सही है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जाते। दोनों सही है, तो डी नंबर ए और आर दोनों सही है। आज का आखिरी प्रश्न, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक तत्वों का बचना, क्योंकि जब आवश्यक तत्व खत्म हो जाएंगे तो फिर चित्र का क्या मतलब, विभाजन करने का क्या मतलब। उचित बनावट का उपयोग, सही रंगों और स्वरों की भिन्नता, सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और आज का वीडियो उम्मीद है काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन लंबा हुआ तो क्या हुआ, आपको पसंद आ रहा है। जब आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद मित्रों।